जगत को उसके सर्जक या ईश्वर की रचना के रूप में सदियों से माना जा चुका था, एक कभी ना हल होने वाले रहस्य की तरह। और चूंकि जीवों की उत्पत्ति का रहस्य एक रहस्य ही था, तो धर्मों ने उसके बारे में तरह तरह की कल्पनाएं गढ़ ली थी, और उन कल्पनाओं के प्रभाव से धर्माधिकारियों एवं रहस्यवादियों ने अपने वर्चस्व को लोगों पर कायम किया हुआ था। मनुष्य को देवताओं का साधन माना जाता था तथा देवताओं एवं दानवों के वंशजों के रूप में हम इंसानों में अपने बारे में बड़े भ्रम फैले थे। जीवन के उस सदियों से चले आ रहे ढांचे को अचानक से किसी ने गिरा दिया और कहा कि मनुष्य पशुओं से आया है। इससे बड़ा विद्रोही ज्ञान या विज्ञान क्या हो सकता है, जहां हमारे सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ ही बदल जाता हो। आज भी दुनिया के अत्याधिक लोग इस तथ्य का बिना समझे ही इनकार या अस्वीकार कर देते हैं, लेकिन हम कुछ सूत्रों द्वारा इस विषय में प्रवेश करने का आरंभ करते हैं। उस शख्सियत का नाम था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन का जन्म 12 फरवरी सन 1809 के दिन हुआ तथा उनकी मृत्यु 19 अप्रैल सन 1882 को यूनाइटेड किंगडम में हुई। डार्विन ब्रिटिश निसर्गवादी एवं भूविज्ञानी तथा विशेष रूप से जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी में विकासवाद, जिसे गुजराती में उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत कहा जाता है, उस थियरी के स्थापक थे। उन्हें प्रचलित रूप में एक जीव वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। आइए समझते हैं विकासवाद के वैज्ञानिक दर्शन को कुछ एक सूत्रों के माध्यम से। पहला सूत्र, जब गरीबों की परिस्थितियां ज्यादा से ज्यादा बिगड़ रही हो और उसका कारण कोई कुदरत का कानून ना हो, लेकिन हमारे संस्थान हो, तब यह हमारी अधमता है, हमारे पाप है। आमतौर पर लोग ऐसा मानते हैं कि डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो सिद्धांत दिया, जिसका यह अर्थ होता है कि जिसमें ताकत होगी वो इंसान जिएगा और जो कमजोर होगा वो मरेगा। लेकिन बात बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। डार्विन ने इस तरह की कोई मूर्खतापूर्ण बात कभी नहीं कही। ठीक उस प्रचलित मान्यता से विपरीत डार्विन यहां स्पष्ट कर देते हैं कि गरीबों की हालत के लिए प्रकृति नहीं, वरन हम मनुष्य और हमारे बनाए गए संस्थान उत्तरदायी है। मूल सिद्धांत में तो प्राणी या सजीव सृष्टि के लिए कहा गया है कि जो जातियां प्रकृति के बदलते रूप के साथ अनुकूलन या संघर्ष नहीं कर पाती, वो विलुप्त हो जाती है। यह मनुष्यों के लिए नहीं है और ना ही मानव जीवन के लिए। अतः हमें प्रकृति विज्ञानों अर्थात नेचर साइंसेस एवं मानव विद्याओं अर्थात ह्यूमैनिटीज को इस प्रकार से गलत ढंग से आपस में जोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा सूत्र, सहज वृत्ति की मूल प्रकृति ही यह है कि उसका अनुसरण तर्क से पृथक एवं स्वतंत्र रूप से होता है। इसे भी थोड़ा ध्यान से समझ ले। इसमें भी वही बात आ जाती है।
प्राकृतिक विज्ञान और मानव विद्या में जो बुनियादी फर्क है उसे हमें समझना है। प्रकृति का अपना गणित होता है, या समझे शरीर का खुद का एक इंटेलिजेंस होता है, और मानव जीवन का उससे भिन्न तर्क होता है जो मन के अलग गणित पर निर्भर है। इन्हें आपस में जोड़ना नहीं चाहिए। प्राणी प्रकृति का तर्क सिर्फ जिजीविषा के आधार पर टिका है, जबकि मनुष्य के संसार के गणित की बुनियाद बेहतर ढंग से जीने के लिए बनाई गई है। एक तंत्र स्वचालित है जो शरीर का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का आधार है, सजीव मात्र के लिए है, और दूसरा चलाना पड़ता है जो मन से संबंधित है, मानवीय व्यवहारों के लिए है। हमारे तर्क से स्वतंत्र है प्रकृति का तर्क। सूत्र 3। एक अमेरिकी बंदर अगर ब्रांडी पीकर टल्ली हो जाए तो दूसरी बार उसे हाथ भी नहीं लगाएगा। इस लिहाज से वो ज्यादातर इंसानों के मुकाबले समझदार है। बंदर चूंकि प्रकृति के नियमों पर जीता है, ब्रांडी उसके लिए अच्छी नहीं है, यह उसे एक बार अनुभव करने पर पता चलता है। उसे सिर्फ अपने शरीर को बचाने में रस होता है। अब मनुष्य चूंकि प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र विचार कर सकता है, ब्रांडी से पिछली बार क्या हुआ था यह जानकर भी दूसरी बार पिएगा, क्योंकि उसे शरीर को बचाने के साथ साथ मन को भी आनंद के उन्माद में रखना है। तो यहां भी वही बात, शरीर की मानोगे तो समझदार बंदर कहलाए जाओगे, और मन की मानोगे तो ना समझ इंसान। सूत्र 4। सदियों में गिनती हो सके उतना ज्यादा समय नहीं होगा, लेकिन नजदीकी दौर में ही पूरी दुनिया में मनुष्य जाति की सुसभ्य प्रजातियां असभ्य या जंगली जातियों को नष्ट कर उसका स्थान ले लेगी। सिर्फ जीने या जिंदा रहने के लिए सक्षम या कुशल मनुष्यों में और पशुओं में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अच्छी से अच्छी तरह जीने के लिए कुशल होते रहने में ही मनुष्य एवं अन्य प्राणियों में बुनियादी भेद निर्मित करता है। हालांकि इस विशिष्टता ने हमें स्वयं को नष्ट करने और मूर्ख बनाने में भी सहायता की है, लेकिन यह मनुष्य की फितरत है कि वो एक आम पशु की तरह नहीं जी सकता, तो यही हो सकता है। सूत्र 5। मेरा मन तथ्यों के एक बड़े संग्रह में से साधारण सिद्धांतों को निर्मित करने वाले एक यंत्र की भांति बन गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। डार्विन ही नहीं, किसी भी वैज्ञानिक या दार्शनिक का मन ऐसा हो जाना आवश्यक है। प्रकृति के बारे में तटस्थ निरीक्षण करने वाला या मन एवं मनुष्य को समझने के लिए निष्पक्ष चिंतन करने वाला इंसान ऐसा ही हो जाएगा। आम आदमी में, भाववादी चित्त में और वैज्ञानिक में, दार्शनिक चित्त में यही अंतर है। अपरीक्षित एवं अविश्लिष्ट किसी भी मान्यता का ऐसे में लोगों में अभाव होता है। सूत्र 6। कीटों के जीवित देहों के भीतर ही उन्हें पोषण मिल जाएगा। ऐसे शुद्ध हेतु से प्रेरित होकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने परोपजीवी
ततैयों का सृजन किया होगा, ऐसा खुद को मनवाने में मैं सफल नहीं हुआ। यहाँ डार्विन क्रिएशनिज्म या सृजनवाद तथा ईश्वरवाद का साफ साफ खंडन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विकासवाद ही सत्य है। आमतौर पर प्रकृति का निरीक्षण करने पर हमें यह समग्र सृष्टि किसी पूर्वायोजन का परिणाम सी प्रतीत होती है, लेकिन बारीकी से या विज्ञान दृष्टि से देखने पर हमें वस्तु स्थिति की वास्तविक प्रतीति होती है। सूत्र 7। हम उपग्रहों, ग्रहों, सूर्यों, ब्रह्मांड एवं उसकी संरचनाओं को किसी नियम के मुताबिक संचालित मानते हैं, किंतु एक छोटा सा जीव या कीड़ा यकायक किसी विशेष क्रिया से पैदा हो गया हो, ऐसा सोचते हैं। यह विचित्र है। अगर भौतिक जगत की रचना के पीछे वैज्ञानिक कारण होते हैं, ऐसा हमें लगता है, तो जैविक जगत की रचना के पार्श्व में भी वैज्ञानिक कारण होंगे ही, ऐसा हमें सोचना चाहिए। विकासवाद विज्ञान की इन दोनों विधाओं में निष्कर्ष देता है और इसलिए यह सिद्ध मत है। जीवन या जगत सतत रूपांतरण, परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन की घटना का नाम है। सूत्र 8। गलती का अंत करना सही तथ्य की स्थापना करने जितना ही अर्थपूर्ण है और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा अर्थपूर्ण। जगत और शरीर तथा जीवन और मन के बारे में हम सदियों से कुछ न कुछ सोचते और मानते आए हैं, और जैसे जैसे हमें नए सच्चे तथ्यों का पता लगा है, सत्य मिला है, वैसे वैसे हमारी पुरानी मान्यताओं में परिवर्तन होता रहा है। पुरानी मान्यता गलत थी, इसका स्वीकार किए बिना हम सही मान्यता का स्वीकार नहीं कर पाते। 6000 साल पूर्व ईसा के पिता ने धरती बनाई है, ऐसी मान्यता वाले ग्रंथ बाइबिल को छोड़कर ही हम डार्विन के पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को समझ सकते हैं। अतः पुरानी मान्यता को गलत समझना और कहना जरूरी है, आवश्यक है, नए सत्य की स्थापना जितना ही। और डार्विन कहते हैं कि यह उससे ज्यादा अर्थपूर्ण भी हो सकता है। वो ऐसे है कि एक बार पुराने के प्रति विद्रोह करके तो देखो, फिर तुम्हें नए की आवश्यकता का बोध होगा और होगा नवसर्जन, नवजीवन।